तो देखो, व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया क्रियो अकर्मकता पत्तेर नहीं यत्नो अर्थ इस्यते। तो इस कारिका का जो पहला भाग है, व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया, इस भाग के द्वारा क्या सिद्ध कर रहे हैं कि धातु से वाच्य होता है व्यापार, ये बताना चाहते हैं। अब अगर धातु से वाच्य व्यापार नहीं मानेंगे तो फिर दोष आएंगे। क्या दोष आएंगे, तो उसी को बता रहे हैं किंच के द्वारा। एक पहले तो बता चुके हैं कि विवरण से भी हम क्या मानते हैं, धातु का अर्थ व्यापार मानते हैं। विवरण जो था ना, पहले बताया था कि पचति का अर्थ किया था पाकम करोति, पाकम उत्पादयति, पाकम भावयति इत्यादि विवरण देखे जाने से वहां पर जो है धातु अर्थ हमने व्यापार माना था। ऐसे ही पचति का पाकम करोति ये विवरण दिया था, तो वहां पर किसी ने कहा था क्री धातु क्या है, क्री धातु कृत्यर्थक है, यत्नार्थक है, इसलिए धातु का अर्थ यत्न होगा। तो कह रहे थे नहीं भाई, बीजादिना अंकुर कृतः रथो गमनम करोति इत्यादि, यहाँ पर जो है माने कृति का रथ में अन्वय नहीं हो सकता। तो इस नाते हम क्या करते थे वहां पर व्यापार, फिर उसका जो है माने क्री धातु का अर्थ ही नहीं बनता व्यापार, तात्पर्य यह है। तो क्री धातु का अर्थ ही नहीं बनता कृति, यत्न रूपी जो अर्थ है जो पहले किसी ने कहा था वो बन ही नहीं रहा था, यानी व्यापार अर्थ ही बनता। जब व्यापार अर्थ बनता तब जाकर के क्या होता, उसका अन्वय होता। तो इससे निकल करके आया कि व्यापार अर्थ होता है क्री का। तो रथो गमनं करोति वेजादिना अंकुरः कृतः इत्यादि के अनुरोध से क्री धातु का अर्थ जब व्यापार होगा तो पचति का अर्थ जब हम पाकन करोति ऐसा देंगे तो वहां पर भी क्री धातु का अर्थ व्यापार होगा। यानी कि पच का विवरण व्यापार अर्थक, व्यापारार्थक क्री धातु से दिया, तो यानी कि वहां व्यापार अर्थ जो है निकलता है। पहले भी ये बात जो है व्यापार अर्थ की सिद्धि की थी, धातु का व्यापार अर्थ होता है। और भी बता रहे हैं कि जो धातु का अगर व्यापार अर्थ नहीं मानेंगे तो फिर एक आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी, जैसे घटम भावयति में द्वितीया हो जाती है, वैसे ही घटो भवति यहां पर भी क्या होने लगेगी, द्वितीया होने लगेगी, अगर हम व्यापार अर्थ नहीं मानेंगे तो। अब देखो भाई तब क्या होगा ये भी समझ लो। जैसे क्या प्रयोग है, भू धातु है, तो भू धातु का अर्थ क्या है, उत्पत्ति, और वैसे उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, ये अर्थ है। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, इतना अर्थ है भू धातु का। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं घटो भवति, तो घटो भवति में क्या होता है, घट जो होता है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार का कर्ता होता है, माने आश्रय होता है। और आपको पता है कि कर्ता का लक्षण क्या है, प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम। अभी आवाज आ रही है कि नहीं? अभी आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? चलिए ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भावनायाः अवाच्यत्वे घटम भावयति इत्यत्रैव घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीया स्यात्। माने अगर भावना को हम वाच्य नहीं मानेंगे, धातु का अर्थ व्यापार नहीं मानेंगे, तो फिर घटम भावयति इसकी तरह घटो भवति यहाँ पर भी द्वितीया होने लगेगी। अब द्वितीया होने लगेगी,
घटो भवति में होता क्या है? घटो भवति में, तो घटो भवति में जो घट है उसके अंदर उत्पत्ति अनुकूल व्यापार रहता है, यानी कि घट उत्पन्न होता है। घट क्या होता है? उत्पन्न होता है। माने उत्पत्ति किसके अंदर होती है? घट के अंदर होती है। और उत्पत्ति अनुकूल व्यापार भी कौन कर रहा है? घट कर रहा है। यहाँ पर जब उत्पत्ति किसके अंदर? घट के अंदर, माने उत्पन्न कौन हो रहा है? घट हो रहा है। और उत्पत्ति जनक जो व्यापार है वो भी कौन कर रहा है? घट कर रहा है। अब प्रकृत धातु पात्र, तो प्रकृत धातु हो जाएगी इस वाक्य में जो धातु है, जैसे हमने एक वाक्य है, हमको क्या विवक्षित है? घटो भवति, तो यहाँ पर प्रकृत धातु हो जाएगी भू धातु। प्रकृत धातुपात, प्रकृत धातु से जिसका बोध हो रहा है, देखो कर्ता का लक्षण भी समझ लो। प्रकृत प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम्। प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम् कर्तृत्वम्, ये कर्ता का लक्षण होता है। तो प्रकृत धातु कौन सी हो गई? भू धातु। और भू धातु के द्वारा उपात्त मतलब प्रतिपादित, भू धातु के द्वारा प्रतिपादित जो प्रधानीभूत व्यापार क्या हुआ? उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? चैट के माध्यम से बता दीजिए। आवाज आ रही है कि नहीं? आप चैट के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, तो प्रकृत धातु क्या होगी? घटो भवति। यहाँ पर इस वाक्य में प्रकृत धातु भू धातु, इसके द्वारा प्रतिपादित प्रधानीभूत व्यापार क्या हो जाएगा? ये उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। और इस उत्पत्ति अनुकूल व्यापार का आश्रय, प्रधानीभूत व्यापार उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, इसका आश्रय कौन हो जाएगा? घट। इसलिए घट की क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा। तो कर्तृ संज्ञा घट की होती है। यद्यपि यहाँ पर जो है उत्पत्ति भी किसमें माने उत्पत्ति किसमें हो रही है? घट में हो रही है। तो यहाँ पर यद्यपि व्यापार और फल, उत्पत्ति घट में, व्यापार भी घट में, तो व्यापार का आश्रय होने से घट की क्या प्राप्त है? आपको पता ही है कि व्यापार का आश्रय क्या होता है? कर्ता होता है। तो घट की क्या प्राप्त है? कर्तृ संज्ञा प्राप्त है। और उत्पत्ति जो है फल है, उस फल का आश्रय होने से घट की क्या प्राप्त है? कर्म संज्ञा प्राप्त है। उत्पत्ति क्या है यहाँ पर? उत्पत्ति फल है और इसका भी आश्रय क्या है? घट है। इसलिए घट की क्या प्राप्त है? कर्म संज्ञा प्राप्त है। लेकिन व्यापार का आश्रय होने से घट की कर्तृ संज्ञा प्राप्त है। होगा क्या? तो कर्तृ संज्ञा पर है और प्रतिषेध है परम कार्यम, माने कि परत्वाद यहाँ पर कर्तृ संज्ञा हो जाती है। इसलिए घटो भवति इस प्रकार का प्रयोग बनता है, घटम भवति ये प्रयोग नहीं बनता। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, देखो उत्पत्ति फल है, फल का आश्रय कौन है? घट। इसलिए घट की कर्म संज्ञा प्राप्त है। और व्यापार जो है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, उसका भी आश्रय घट है। तो व्यापार का आश्रय घट होने से उसकी कर्तृ संज्ञा प्राप्त है। तो एक ही साथ में घट की कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा दोनों प्राप्त होती हैं।
देखो कर्तृ संज्ञा कैसे प्राप्त होती है बात हम बता चुके हैं। कर्ता किसे कहते हैं? प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम। तो प्रकृत धातु यहाँ पर इस वाक्य में जो भू धातु, मतलब वाक्य में जो धातु बोली जाती है वो प्रकृत धातु होती है। और प्रकृत धातु से बोध्य जो प्रधानीभूत व्यापार क्या होगा? भू धातु से बोध्य प्रधानीभूत व्यापार उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, और उसका आश्रय कौन हुआ? घट। इसलिए उस घट की कर्तृ संज्ञा प्राप्त है। कर्म संज्ञा क्यों प्राप्त है? क्योंकि फल का आश्रय कर्म होता है। तो इस जो व्यापार दिख रहे हैं ना उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, इसमें उत्पत्ति फल है और इस फल का भी आश्रय क्या है? घट ही है। इसलिए घट की कर्म संज्ञा प्राप्त है। तो एक ही साथ में दो दो संज्ञाएं प्राप्त हैं, कर्तृ संज्ञा और कर्म संज्ञा। तो परत्वाद क्या हो जाएगा? कर्तृ संज्ञा हो जाती है। इसलिए प्रयोग बनता है घटो भवति। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? जी भैया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रेरणा में ले जाते हैं इस घटो भवति को। तो प्रेरणा में ले जाएंगे तो क्या होगा? तम प्रेरयति। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, यज्ञदत्तः तं प्रेरयति इति यज्ञदत्तः रामं ग्रामं गमयति। ऐसे ही ये प्रेरणा वाले वाक्य होते हैं, पता होगा। तो यहाँ पर भी हम घटो भवति को प्रेरणा में ले जाते हैं। जैसे घटः भवति और देवदत्तः तं प्रेरयति इति देवदत्तः घटं भावयति। माने कि कुछ भी करना नहीं है, केवल भू धातु के आगे एक घनिच और जोड़ देना है। ये जो भू धातु है ना, इस भू के आगे एक घनिच और जोड़ देना है। देखो आप लोग जब लिखेंगे तो इसको दोबारा लिख लेंगे पूरा, कॉपी में लिखते रहिएगा कि भू के आगे क्या करना है, दोबारा फिर से लिख लेना है। ऐसा नहीं हमने जैसे मिटा करके वहीं लिख दिया। तो भू के आगे क्या करना है? णिच जोड़ देना है। और जब णिच जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? इधर एक अनुकूल व्यापार जुड़ जाएगा। हमेशा याद रखना कि णिच जुड़ता है तो क्या जुड़ता है? अनुकूल व्यापार जुड़ जाता है। चलिए, तो इधर क्या जुड़ गया? माने भू के आगे जब णिच जुड़ा तो क्या धातु बन जाएगी? भावी। भू के आगे णिच जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी? भावी धातु। तो उसका अर्थ क्या होगा? उत्पत्ति अनुकूल व्यापार अनुकूल व्यापार, इतना बड़ा अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कौन कर रहा है, माने प्रेरणा कौन दे रहा है? तो प्रेरणा देने वाला दूसरा कोई आया, देवदत्त। तो ये जो अंतिम व्यापार है अनुकूल व्यापार, ये किस में रहेगा? ये देवदत्त में रहेगा। जैसे ये प्रयोग क्या बनेगा पता है ना? देवदत्तः घटम भावयति। देवदत्तः घटम भावयति। अब देखो क्या हुआ? ठीक है, प्रयोग लिख देते हैं। देवदत्तः ये इसी घटो भवति का प्रेरणा में प्रयोग है। देवदत्तः घटम भावयति, घटो भवति देवदत्तः घटम भावयति। अब यहाँ अंतर क्या हुआ है? देखो अंतर में भवति की जगह भावयति हो गया, यानी यहाँ पर णिच जुड़ गया केवल। और ये घटा जो कर्ता था वो यहाँ पर कर्म हो गया है, और एक नया कर्ता आकर के टपक पड़ा। अब क्या है यहाँ पर, जब भावयति कर देंगे माने णिच लगा देंगे भू धातु में, तो अर्थ भी धातु का बदल जाएगा।
वो अर्थ क्या हो जाएगा, उत्पत्ति अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। और ये अंतिम व्यापार जो अनुकूल व्यापार है, यानी कि उत्पत्ति को उत्पन्न कर रहा है घट घट के अंदर का व्यापार, और घट के अंदर के जो भवन है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार को भी कौन प्रेरणा दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो देवदत्त के अंदर का जो अनुकूल व्यापार माने उसका भी जनक व्यापार। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्व ये कर्तृत्व का लक्षण है और ये घटा लेते हैं। तो यहाँ प्रकृत धातु से भू धातु भी ले लेंगे और भावी धातु भी ले लेंगे, ठीक है। तो हमने प्रकृत धातु से भावी धातु ले लिया, और इस भावी धातु का, इस धातु से उपात्त जो प्रधानीभूत व्यापार वो बनेगा उत्पत्ति अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, क्योंकि ये प्रधानीभूत है, बाद वाला प्रधान होता है ना, इसलिए अनुकूल व्यापार ये प्रधानीभूत व्यापार होगा, और इसका आश्रय होगा देवदत्त। तो प्रकृत धातु, भावी धातु, भू धातु के आगे नीचे लगा करके तदुपात प्रधानीभूत व्यापार हो जाएगा उत्पत्ति अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, और उस व्यापार का आश्रय हो जाएगा देवदत्त, इसलिए देवदत्त की हो जाती है कर्तृ संज्ञा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर है घटम। घटम कैसे बना भाई, तो घटम बनाने के लिए इसको क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। तो कर्म संज्ञा घट की कैसे होगी। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ लो कि प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्व रूपी लक्षण तो घट में भी घटता है, क्योंकि प्रकृत धातु से जब हम भू धातु ले लेते हैं तो भू धातु से उपात्त प्रधानीभूत व्यापार होता है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, और उसका आश्रय घट है, इसलिए प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्व जो है वह घट में भी चला जाता है, इसलिए घट भी कर्तृ संज्ञा घट की भी हो सकती है। लेकिन सूत्र क्या है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ, ये सूत्र कुछ कर देता है। ये क्या करता है, ये कहता है कि जो पहले कर्ता था उसको आजकल कर्म बना दो, अगर अकर्मक धातु मिल जाए। तो देखो यहाँ पर घटो भवति में भू धातु कैसी थी, अकर्मक थी, तो अकर्मक धातु के अण्यंतावस्था के कर्ता की अभी भी क्या करनी है, ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा कर देनी है, इसलिए घटम की कर्म संज्ञा हो जाती है। अथवा यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम से भी हम क्या करते हैं, कर्म संज्ञा कर लेते हैं। कर्तुरीप्सित तमम भी घट जाता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि फल का जो आश्रय हो वो कर्म होता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति अनुकूल व्यापार अनुकूल व्यापार, जब एक बात ध्यान रखना कि व्यापार के पहले जो होता है वो फल हो, अनुकूल के पहले जो होता है वो फल होता है। तो देखो यहाँ पर अनुकूल शब्द आया है, इसके पहले जो है क्या है, उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति क्या होगा, फल होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, माने ये उत्पत्ति क्या होगा, फल होगा क्योंकि अनुकूल के पहले आया है। ऐसे अनुकूल के पहले यहाँ पर भी क्या आया है, माने इतना, ये जो है क्या है, अनुकूल के पहले आया है, इस अनुकूल के पहले इतना आया है, तो ये भी सब क्या होगा, ये भी फल होगा। उत्पत्ति भी फल है, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार भी फल है। तो उत्पत्ति अनुकूल व्यापार ये फल है, इस फल के आश्रय घट को कर्तुरीप से तमम से भी कर्म संज्ञा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देवदत्ता घटम भावेत, इस तरीके से यहाँ पर कर्म देखी घटो भवति और देवदत्ता घटम भावयति, इन दो वाक्यों की स्थिति को हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। बोलो भाई, समझ में आया, आया तो क्या आया, थोड़ा बहुत बताओ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, कि पहले घटो बहुत रहता है, तो यहाँ पे जो घट है, ये जो प्रधानीभूत जो धातु प्रकृत जो धातु वहाँ पे भू धातु तदुपात जो प्रधानीभूत व्यापार है, उत्पत्ति अनुकूल जो व्यापार, उसको व्यापार का आश्रय घट रहता है।
तो व्यापार आश्रय तो ये कर्ता हो जाता है घट। लेकिन जब इसी का हम अच्छा, घट ऋजंत एक बात प्रयोग, ध्यान देना कि घट उत्पत्ति का भी जी वो अकर्मक घट, धातु में यही होता है। हाँ, अकर्मक धातुओं में व्यापार का भी आश्रय होता है और फल का भी आश्रय होता है। तो यहाँ पर जो है जी उत्पत्ति फल है और व्यापार, तो व्यापार का भी आश्रय घट है, उत्पत्ति का भी आश्रय घट है, क्योंकि अकर्मक धातुओं का लक्षण क्या है? फल अकर्मक धातु का समानाधिकरण व्यापार फल वाचकत्वम। समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, माने फल भी वहीं रहेगा और व्यापार और भी उसी में व्यापार, रहेगा। जी लेकिन व्यापार के आश्रय होने के कारण उसकी क्या प्राप्ति होगी? कर्तृ संज्ञा, क्योंकि व्यापार आश्रय कर्ता, तो प्राप्त होगी कर्तृ संज्ञा। और जी माने फलाश्रय, कर्म, तो कर्म संज्ञा भी प्राप्त होती है उसी एक की। लेकिन होता क्या है? कर्तृ संज्ञा ही होती या, क्यों? यहाँ विप्रतिषेधे परम कार्य हम देख करके कर्म संज्ञा पूर्व कार्य है और कर्तृ संज्ञा पर कार्य है, अतः तत्वात हम यहाँ पे कर्तृ संज्ञा कर देते हैं। इसलिए घटो भवति में घट यद्यपि उत्पत्ति रूप फल का आश्रय है, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार का आश्रय है, दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं, फिर भी परत्वात कर्तृ संज्ञा ही होती है। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो ये घटो भवति इस तरीके से बन जाता है। अब आती है बात, जब हम घटो भवति को घटो भवति ना रख करके प्रेरणा देते हैं किसी के द्वारा, तो देवदत्त भैया प्रेरणा दे रहा है, देवदत्ता घटम भावयति। अब यहाँ पर व्यापार थोड़ा बदल चुका है। यहाँ पर प्रधानीभूत व्यापार में क्या जुड़ गया है? एक और जुड़ गया व्यापार। जब नीच लगा तो क्या अर्थ हो गया? बोलो बोलो भाई। तब उत्पत्ति अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, इतना बड़ा व्यापार हो गया, उत्पत्ति और अनुकूल उस, व्यापार अनुकूल व्यापार। तो जी जब और तक ये उसका फल हो उत्पत्ति जाएगा, अनुकूल व्यापार, क्या होगा अब उसका फल हो जाएगा अनुकूल व्यापार, और उसका आश्रय हो हाँ, जाएगा अब दो फल हो गए। घट। कौन कौन से? उत्पत्ति भी फल है और अनुकूल व्यापार ये भी फल है। हाँ, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार भी फल है। दो फल है यहाँ पर, तो उत्पत्ति भी फल है उसका आश्रय हो और जाएगा घट। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार भी फल है। उसका आश्रय घट है, तो फल का आश्रय होने के कारण क्या हो जाएगी घट की? कर्म संज्ञा, इसलिए घटम बनेगा। जब णिच लगा देंगे भू धातु में तो क्या बनेगा? घटम। क्योंकि वो तो अब आजकल फल का आश्रय हो गया है ना। पहले तो व्यापार का आश्रय था, अभी आजकल फल का आश्रय हो गया है। तो कोई आकर के बोलेगा नहीं नहीं भाई, वो तो अभी भी व्यापार का आश्रय है। तो कहेंगे अच्छा है, लेकिन वो गति बुद्धि सूत्र लगा करके कर्म संज्ञा कर लेंगे, चिंता नहीं। अच्छा ठीक है। और तदनुकूल व्यापार, अंतिम व्यापार किसके अंदर रह रहा है? देवदत्त इसलिए देवदत्त की क्या हो जाएगी? कर्ता, कर्तृ संज्ञा। कर्तृ संज्ञा, इसलिए देवदत्ता घटम भावयति। तो ये कुछ चीजें हमने समझी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो देखो भाई, ये सब जो है मिटा देते हैं। अब थोड़ा सरल कर देते हैं, एकदम बड़ा सरल सरल। देखो भाई, सरल क्या करते हैं कि भू धातु का अर्थ है, भू धातु का अर्थ क्या है? भावनाया अवाच्यत्वे। भावना को हम वाच्य नहीं मानेंगे, व्यापार को वाच्य नहीं मानेंगे। तो भू धातु का अर्थ सिर्फ क्या होगा? उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब ये उत्पत्ति किसमें रहेगा भाई? घट में, घट में रहेगा। तो घट में रहेगा तो क्या हो जाएगी घट की? उत्पत्ति। कर्म भैया संज्ञा। व्यापार को तो वाच्य माने नहीं है भाई साहब, नहीं, व्यापार को वाच्य माने हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यापार है ही नहीं,
उत्पत्ति अनुकूल व्यापार है ही नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार घट के अंदर है कि नहीं है? उत्पत्ति भी है, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार भी है। लेकिन हमने क्या किया है? अनुकूल व्यापार को वाच्य नहीं माना है। हमने सिर्फ वाच्य किसको माना है? उत्पत्ति फल को। फल को वाच्य माना है। अब ये बताओ कि कर्म का लक्षण क्या होता है? फलाश्रयत्वम कर्म। तो भाई धात्वर्थ फलाश्रयम कर्म। तो धात्वर्थ फलाश्रयम कर्म, धात्वर्थ अब यहां पर देखो, ये धात्वर्थ कहो न कहो वो धात्वर्थ ही है। तो भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है कि नहीं? धातु हो गई भू धातु। भू धातु का अर्थ क्या है? फल, उत्पत्ति। उसका उत्पत्ति। आश्रय और उसका आश्रय क्या हुआ? घट। इसलिए घट क्या हो जाएगा? कर्म। कर्म हो जाएगा। भू धातु का अर्थ क्या? उत्पत्ति, फल, और उसका आश्रय हो गया कर्म, घट। तो घट की कर्म संज्ञा होगी। कर्तृ संज्ञा भाई साहब होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ता किसे कहते हैं? व्यापार आश्रय कर्ता। हाँ, धात्वर्थ व्यापार आश्रय। तो यद्यपि भू धातु देखो, यद्यपि व्यापार का, इस व्यापार का आश्रय कौन है? घट है। लेकिन ये जो अनुकूल व्यापार है, ये धातु का अर्थ नहीं माना है। क्योंकि क्या कहा? भावना यहाँ अवाच्यत्व है, भावना वाच्य नहीं है। अनुकूल व्यापार अर्थ वाच्य नहीं है धातु का। जब ये मानेंगे हम, भू धातु का अर्थ सिर्फ क्या मानेंगे? जब उत्पत्ति अर्थ मानेंगे तो क्या होगा? धातु का अर्थ, भू भू धातु का अर्थ जो है व्यापार नहीं होगा। भू धातु का अर्थ व्यापार नहीं होगा। देखो, व्यापार का आश्रय घट तो है, व्यापार का आश्रय घट है, सही बात है ये बात। लेकिन भू धातु का अर्थ जो है, ये भू का अर्थ व्यापार नहीं है। व्यापार का आश्रय घट है, लेकिन भू का अर्थ व्यापार नहीं है। जबकि हम तो कहते हैं कि धात्वर्थ व्यापार होना चाहिए। अभी पीछे लिखे थे ना, प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार। हमको तो प्रकृत धातु, जो वाक्य में भू धातु बोली गई है, उस धातु से उपात्त अथवा धातु का अर्थ प्रधानीभूत व्यापार होना चाहिए। यहाँ तो जो उसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसकी कर्तृ संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? धात्वर्थ फलाश्रयत्वात् कर्म संज्ञा ही प्राप्त है। इसलिए केवल क्या बनेगा? घटम बनेगा। यहाँ पर कर्तृ संज्ञा प्राप्ति नहीं है, इसलिए घटा नहीं बनेगा। भाई यहाँ पर व्यापार का आश्रय तो है। अब आप जी लोग समझ याद में आया। रख लेना कि केवल प्रकृत व्यापार धातु का पात आश्रय नहीं। हाँ, प्रकृत अपितु धातु प्रकृत पात धातु पात प्रधानी भूत प्रधानीभूत व्यापार व्यापार का आश्रय। आश्रय। इतना बड़ा होता है कर्ता का लक्षण। केवल व्यापार आश्रय नहीं, धात्वर्थ व्यापार आश्रय, इतना तो कम से कम जोड़ ही लेना चाहिए। धात्वर्थ प्रधान व्यापार आश्रय, धात्वर्थ प्रधान व्यापार आश्रय। तो यहाँ पर व्यापार का आश्रय सच में है, लेकिन धात्वर्थ क्या है? व्यापार यहाँ पर नहीं है। इसलिए घट की क्या नहीं होगी? कर्तृ संज्ञा यहाँ पर प्राप्त ही नहीं है। जब कर्तृ संज्ञा प्राप्त नहीं है, परत्वाद कर्तृ संज्ञा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। यानी कर्म संज्ञा ही होगी। तो फिर घटम भवति प्रयोग बनेगा। जैसे घटम भावयति प्रयोग बन जाता है।
घटम भावेति कैसे बनता है भाई? तो देखो, तो बन जाएगा, आप पहले बता दो। हाँ, कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पर जब हम भू धातु का अर्थ क्या करेंगे, माने उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भू के आगे णिच लाएंगे, तो अनुकूल व्यापार ये जुड़ जाएगा, हाँ, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार हो जाएगा। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार अर्थ होगा। अब यहाँ पर जो है ये व्यापार किसके अंदर रहेगा? घट के अंदर, उत्पत्ति किसके अंदर रहेगी? व्यापार देवदत्त के अंदर। हाँ, और ये जो णिच देवदत्त के णिच का अर्थ व्यापार है ना, ये णिच णिच आया किसकी वजह से है? देवदत्त की देवदत्त प्रेरणा देवदत्त की वजह से ना आया है। इसलिए उत्पत्ति अनुकूल व्यापार जो होगा वो भी किसके अंदर रहेगा? देवदत्त। अच्छा, अब इसमें फल क्या है? फल उत्पत्ति है, क्योंकि अनुकूल के पहले जो भी होता है वो फल होता है। तो फल हो गया उत्पत्ति, और फल का आश्रय क्या है? घट है। घट इसलिए घट की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा। अब यहाँ पर जो है धातु कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी धातु हो गई? भूणिच। तो ये धातु इसका, अब धातुपात जो है माने धात्वर्थ फल हो गया उत्पत्ति, उसका आश्रय घट, इसलिए कर्म संज्ञा। और देखो बताया ना, धात्वर्थ फलाश्रय कर्म, तो धातु इतनी, उसका अर्थ फल उत्पत्ति, उसका आश्रय घट, इसलिए कर्म संज्ञा। फिर धात्वर्थ व्यापार, तो देखो धात्वर्थ व्यापार जो है ये अनुकूल व्यापार, उसका आश्रय देवदत्त, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? धात्वर्थ व्यापार आश्रय की देवदत्त की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। इसलिए देवदत्तः घटम भावयति, ये प्रयोग जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से घटम भवति इत्याकारक प्रयोग भी बनने लगेगा, क्योंकि वहां पर जो घट है वो क्या है? उत्पत्ति रूप फल का आश्रय। बोलो है। भाई। जी भैया। है। और यद्यपि तदनुकूल व्यापार का भी आश्रय है, तो व्यापार आश्रय होने जी, से कर्तृ संज्ञा होनी चाहिए थी परत्वात, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि हमने तो क्योंकि आजकल व्यापार को वाच्य माना ही नहीं। जी, जब मानते थे, अच्छा जब मानते तो थे तो क्या होता था? तब धात्वर्थ व्यापार जब मानते थे हम, तो फिर धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्व रूपी कर्तृत्व उसमें चला जाता था, तो परत्वात कर्तृ संज्ञा हो जाती थी। जी। इसलिए व्यापार को हमको धातु से वाच्य मानना चाहिए। इतनी बातें हैं। जी भैया। तो कह रहे हैं कि भाई एक प्रश्न आया, वो प्रश्न है कि न च अत्र घटस्य, ये समझ में आया कि नहीं? किंच भावनायाः अवाच्यत्वे घटम भावयति इत्यत्र इव घटो भवति इत्यत्र द्वितीया स्यात्। फिर कह रहे हैं कि न च अत्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्संज्ञया कर्म संज्ञायाः बाधात् न द्वितीया। बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर घट को क्या मान लेंगे? कर्ता मान लेंगे। तो घट को जब कर्ता मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्तृ संज्ञा के परत्वात् द्वारा कर्तृ कर्म संज्ञा संज्ञा हो का जाएगी, आधार। जी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो द्वितीय आपत्ति नहीं यहाँ है। पर जो है उसने, उसके कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, बता देखो, वो जो है यहाँ से धात्वर्थ हटाना चाहता है, वो हटाना चाहता है, वो कहना चाहता है कि व्यापार आश्रय होने के कारण घट की क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। तो फिर घटम भवति प्रयोग नहीं बनेगा, घटो भवति प्रयोग बन जाएगा, परत्वात् कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि भू जी, धातु का अर्थ। हाँ, लेकिन वो केवल इतना ही मान कहना चाहता है कि व्यापार आश्रय होने से घट की क्या हो जाएगी? कर्ता संज्ञा। कर्ता संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर घटो भवति प्रयोग बन जाएगा, क्योंकि परत्वात् कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। यही लिखा है कि घटस्य अत्र कर्तृत्वेन तत्संज्ञया माने कर्तृ संज्ञया कर्म संज्ञायाः परत्वात् बाधात् न दोषः। तो कहते हैं देखो,
अनुगत कर्तृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वेन घटस्य अकर्तृत्वात्। कह रहे हैं कि बात बताओ भाई, कर्म का तो लक्षण बनता है, लेकिन कर्ता का लक्षण बना करके दिखाओ। कोई एक अनुगत कर्ता का लक्षण एक बना करके दिखाओ, कोई एक निश्चित कर्ता का लक्षण बना करके दिखाओ। तो तुम्हारे मत में अनुगत मतलब एक निश्चित कर्ता का लक्षण ही नहीं बन सकता। अनुगत कर्तृत्व से त्वन्मते दुर्वचत्वेन, तुम्हारे मत में तो कोई कर्ता का लक्षण ही नहीं बन सकता, हमारे मत में बनता है। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं प्रकृत धातु उपात्त प्रधानी भूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं लक्षण बनता है। तुम्हारे मत में कोई अनुगत कर्ता का लक्षण बन नहीं सकता, इसलिए घट को कर्ता तुम कह नहीं सकते। जब घट को कर्ता नहीं कह सकते तो फिर परत्वात् कर्तृ संज्ञा से कर्म संज्ञा का बाद कैसे होगा, यानी कर्म संज्ञा हो जाएगी, घटम भवति यही प्रयोग बनेगा। तो समस्या है, घटो भवति प्रयोग होता है, घटम भवति थोड़े होता है। ये समझ में आया कि नहीं? अनुगत कर्तृत्व से त्वन्मते दुर्वचत्वेन, तुम्हारे मत में कोई अनुगत कर्तृत्व संभव नहीं है, इसलिए घट को हम कर्ता बना ही नहीं सकते। तो बोले है क्यों नहीं? हमारे मत में है ना भाई, हम कर्ता का लक्षण देंगे। क्या देंगे? कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वं, क्या लक्षण देंगे? कृत्याश्रयत्वं कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्व। कर्तृत्वम। अब कृति, ये जानते हो कृति क्या होता है? कृति कहते हैं प्रयत्न को, यत्न। और वो यत्न। क्या है? तर्क संग्रह में क्या आता है? अरे रूप नहीं, इच्छा, कौन कौन सा आता है? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, दुख, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, अधर्म। ये जो संस्कार। 8 हैं भाई साहब, ये किधर रहते हैं? आत्मा की, आत्मा मात्र आत्मा। गुण विशेष। अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुण गुणा। विशेषा। ये जो कृति है, प्रयत्न है, ये तो आत्मा ही में रहती है भैया। ये तुम्हारे घड़े में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। कृति का आश्रय घट हो सकता है क्या? कृति जो है नहीं। प्रयत्न घट में तो रहने वाला नहीं, तो कृत्याश्रय तो रूप कर्तृत्व घट में नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। तो ये तो एक लक्षण फालतू हो गया। बोले कारक चक्र प्रयोक्तृत्वम, दूसरा लक्षण कर देंगे। कारक चक्र प्रयोक्तृत्वम कर्तृत्वम। प्रयोक्तृत्वम, ये ऊपर वाला ले लेना। तो कारक चक्र प्रयोक्तृत्वम कर्तृत्वम। एक बात बताओ, कारक चक्र जैसे अरे भाई, कारक चक्र माने कारक समूह। देखो, अच्छा, कर्म करण आदि, कर्म करण संप्रदान। हाँ, और क्या? जैसे रामः हस्तेन गाम विप्राय ददाति, ददाति। तो यहाँ पूरा कारक चक्र क्या हो गया? माने पूरा हस्तेन गाम विप्राय विप्राय। ददाति। तो ये जितना भी कारक चक्र माने कारक समूह, उस पूरे कारक समूह का प्रयोक्ता कौन है? प्रयोक्ता माने राम। चलाने वाला, प्रयोजक, प्रयोजक, प्रेरणा देने वाला, हो, जिसके बिना ये सब बेकार हो जाएंगे। कोई होगा कौन करता। होगा? अरे राम न होगा यार। जब रामा हस्तेन गाम विप्राय ददाति, तो कौन होगा पूरे कारक चक्र का, कारक समूह का प्रयोक्ता, लीडर, नायक? अच्छा, राम। राम। राम न होगा। जी। समझे कि नहीं समझे? जी। ये समझ में आया कि नहीं आया कि रामा विप्रेण, हाँ, समझ गए। हाँ, रामा हस्तेन विप्राय गाम ददाति इत्यादि में जो है कौन होगा? लीडर कौन होगा? नायक कौन होगा पूरे कारक चक्र का? कारक चक्र का राम। प्रयोक्ता कौन होगा? राम होगा, इसलिए राम की कर्तृ संज्ञा हो जाती है। तो प्रयोक्तृत्व कर्तृत्व। कर्तृत्व में कहाँ चला जाता है? राम में चला जाता है। राम। बोले एक बात बताओ, पूरे कारक चक्र का प्रयोक्ता कोई जिंदा आदमी हो सकता है या मुर्दा भी हो सकता है क्या?
जिंदा ही होगा, पूरे कारक जिंदा चक्र ही को होगा, प्रवर्तित कौन कर सकता है? कोई चेतन कर जिंदा। सकता है। राम तो ठीक है कर लेगा, देवदत्त कर लेगा, लेकिन ये घड़ा थोड़े कर लेगा। पूरे कारक चक्र का प्रवर्तक हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि कारक चक्र प्रयोक्तृत्व ये चेतन का धर्म है। कृति का कृत्याश्रयत्व ये चेतन का धर्म है। ये जो घट है अचेतन है, अचेतन में कृति नहीं रहती, अचेतन में कारक चक्र प्रयोक्तृत्व नहीं रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी, ये प्राणी धर्म है, इसीलिए घट में नहीं रहेंगे। हाँ, घट में नहीं रहेंगे, ये तो प्राणी में रहते हैं, जिंदा में रहते हैं। तो ये बात नहीं। समझ में आ गई। हाँ। और बता रहे हैं कि तो ठीक है भाई, दूसरा एक लक्षण कर देते हैं। तदर्थानुकूल व्यापाराश्रयत्व, व्यापाराश्रयत्वम। ये कर्तृत्व का लक्षण बना दिए। देखो भैया, ये बनाने में देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग केवल धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वम कहते थे। धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्वम क्या करते थे? धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्व। मतलब धातु का अर्थ जो व्यापार, उसका आश्रय होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि भावना या अवाच्यत्वे, भावना को व्यापार को तो हम वाच्य नहीं मानेंगे। तो जब भावना को वाच्य नहीं मानेंगे, सिर्फ फल को वाच्य मानेंगे, तो ये किस मुख से कह सकेंगे भाई? कौन से मुंह से कहेंगे ये कि धात्वर्थ व्यापार आश्रयत्व? नहीं कह सकते ना। जी। तब इनको क्या कहना पड़ेगा कि धात्वर्थ जो फल और तदनुकूल व्यापार, क्योंकि फल का जनक जो व्यापार है, फल का जनक जो व्यापार, तो भाई फल का जनक तो व्यापार हो सकता है कि नहीं? अभी तक आपने पढ़ाई होगा बार बार, फलानुकूल व्यापार, व्यापार फलानुकूल व्यापार माने जी। फल का उत्पादक व्यापार। अनुकूल मतलब क्या होता है? जनक। तो धात्वर्थ जो फल, उस फल का जो अनुकूल यानी जनक व्यापार, इस तरीके से बना सकते हैं। तो देख लो भाई, बन जाएगा। अब देखो बना सकते हैं, घटो भवति यहीं पर बना सकते हैं। धातु क्या हो जाएगी? भू धातु। भू धातु। और धात्वर्थ इस समय व्यापार कहना ही नहीं हमको, जी। क्योंकि व्यापार तो है नहीं धात्वर्थ। तो धात्वर्थ फल, धात्वर्थ फल क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। धात्वर्थ फल हो जाएगा उत्पत्ति। अब उत्पत्ति का अनुकूल व्यापार कौन सा हो जाएगा? माने उत्पत्ति अनुकूल व्यापार कौन सा होगा? जो होगा सो होगा। लेकिन अब हमको उत्पत्ति अनुकूल व्यापार ले लेना है ना, धात्वर्थ फलानुकूल व्यापार। तो भू धात्वर्थ हो गई उत्पत्ति, और तदनुकूल जो व्यापार, उत्पत्ति और तदनुकूल अनुकूल जो व्यापार, और उसका आश्रय कौन हो जाएगा? भू धात्वर्थ हो गई उत्पत्ति, उत्पत्ति अनुकूलो 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 यो व्यापार, और तदाश्रय कहा घट पदार्थ। घट। घट पदार्थ। तो भू धात्वर्थ या उत्पत्ति, तदनुकूल व्यापार, यह व्यापार, तदाश्रय घट। यानी कि घट का जो है क्या बन, क्योंकि भाई भू धात्वर्थ उत्पत्ति, और उस उत्पत्ति को कौन 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 उत्पन्न कर रहा है? उस उत्पत्ति को घट उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? भूधान जी। माने, एक मिनट, घट
अगर घट के अंदर व्यापार न होता तो क्या ये उत्पत्ति उत्पन्न होती? नहीं होती। इसको हम ऐसे समझाते हैं, नहीं होती। जैसे अभी समझाते हैं। देखो एक वाक्य है, क्या है? देवदत्तः, दिख रहा है? जी। किम करोति? पचति। केन पचति? अग्निना। अग्निना पचति। कुत्र पचति? स्थाल्यां पचति। स्थाल्यां पचति। कस्मै पचति? बोलो भाई। जी। अखिलेशाय पचति। और देवदत्तः अग्निना स्थाल्यां अखिलेशाय किम पचति? तंडुलम तंडुलम। पचति। अब यहाँ जी। पर थोड़ा समझना है, क्या इस पचति का अर्थ क्या है? ये उत्पत्ति। भाई साहब, विकलित अनुकूल व्यापार, क्या है अर्थ इसका? अच्छा, विकलित अनुकूल व्यापार। हाँ, पच धातु का अर्थ क्या है? विकलित अनुकूल व्यापार। विकृति अनुकूल विकृति अनुकूल व्यापार। व्यापार। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर यदि, अच्छा, विकृति अनुकूल व्यापार है क्या? वही फूंक मारना, क्या क्या था, और जो भी है वो चढ़ाना, बटोरी फुटकार, चढ़ाना, उतारना, तथा और संतापन, यतनत्व। वही सब था ना व्यापार, पता है? तो जी। ये जो भी व्यापार है, ये व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा देवदत्त। है ना? देवदत्त। तो ये देवदत्त अगर इस व्यापार को न करे तो ये विकलिति उत्पन्न होगी क्या? एकदम से विकलिति नहीं किसमें होती। उत्पन्न हो रही है? चावल। विकलिति जो है तंडुल में उत्पन्न हो रही है। इस तंडुल में जो है विकृति उत्पन्न हो रही है। है। तो तंडुल में जो विकृति, विकृति का मतलब क्या है? थोड़ा मुलायम हो जाता है तंडुल, थोड़ा जी। फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। शिथिलीकरण। हाँ, वही शिथिलीकरण। शिथिलीकरण जो भी हो जाता है उसमें, तो ये विकृति है। मृदु विशदत्वम विकृति, मृदु हो जाता है, विशद मतलब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। ये विकृति कब उत्पन्न हो रही है? जब ये देवदत्त व्यापार कर रहा है। यानी विकृति अनुकूल व्यापार का आश्रय कौन हुआ? देवदत्त। 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 इसलिए पच धातु का अर्थ क्या हो गया? जैसे विकृति, तदनुकूल हो गया व्यापार, माने उसका जनक हो गया व्यापार, और वो व्यापार का आश्रय हो जाता है देवदत्त, इसलिए उसकी होती है कर्तृ संज्ञा। अब यहाँ पर भी स्थिति वही है कि धातु हो गई भू, उसका अर्थ हो गया उत्पत्ति, फल। अब ये बताओ, ये उत्पत्ति कब होगी? जब घट व्यापार करेगा तब ना उत्पत्ति होगी। इसलिए उत्पत्ति जी। का जनक जो व्यापार, उसका आश्रय हो जाता है घट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जैसे पच का अर्थ क्या है? विकलिति, उसका जो अनुकूल व्यापार, उसका आश्रय होता है देवदत्त। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो इस प्रकार का हम लक्षण बना सकते हैं। ये जी। आराम से घट में चला जाएगा, क्योंकि धातु का अर्थ क्या है? उत्पत्ति, फल, और उस फल का जनक जो व्यापार है, वो व्यापार कौन कर रहा है? घट ना कर रहा है। जी।
जैसे यहाँ पर जी। विकृति जनक व्यापार को कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। ऐसे देवदत्त। यहाँ पर भी भूधात्वर्थ उत्पत्ति के जनक व्यापार को कौन कर रहा है? घट कर रहा है, इसलिए घट। व्यापार का आश्रय घट घट। होता है, इसलिए घट की कर्म कर्तृ संज्ञा हो जाती है। हाँ। व्यापार माने क्रिया, ऐसी क्रिया कर रहा है जिससे उत्पत्ति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर जी। जो है देवदत्त ऐसी क्रिया कर रहा है जिससे जिससे तंडुल के अंदर विकृति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर भी जी। देखो घट ऐसा व्यापार माने क्रिया कर रहा है जिससे उत्पत्ति जन्य है, अनुकूल मतलब व्यापार जनक है, तो उससे जन्य उत्पत्ति है। तो भू धातुर्थ जो उत्पत्ति और भू धातु का अर्थ फल तो मानते ही है, व्यापार नहीं मानेंगे, ठीक है। धातुर्थ फल हो गया उत्पत्ति, तदनुकूल जो व्यापार उसका आश्रय घट, उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कहा। तो कहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले काहे नहीं हो सकता? बोले ये लक्षण है गड़बड़, गड़बड़ है, बड़ा बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ी इसमें देखते हैं क्या है। तो पहले तो ये दो लक्षण मिटा देते हैं, पर थोड़ा लिखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये कर्म वाला लक्षण तो पता ही चल गया ना, धातुर्थ फलाश्रय कर्म, जी। तो इसको भी हटा देते हैं। और भू धातु का अर्थ हम आजकल क्या मान रहे हैं? सिर्फ उत्पत्ति। अनुकूल व्यापार नहीं मान रहे हैं, ये भी पता है ना। जी। जी। उत्पत्ति मतलब फल ही मानते हैं केवल, तदनुकूल व्यापार हम अर्थ नहीं मान रहे हैं। नहीं। अब देखो, ये जो कर्ता का लक्षण किया है, ये लक्षण जा तो वास्तव में रहा है घट में, हरे राम। लेकिन ये लक्षण जो है बहुत जगह जा रहा है, यही समस्या है। अब एक बात बताओ कि देवदत्त ने व्यापार किया तो विकृति पैदा हुई, जी। इस देवदत्त ने व्यापार किया तो विकृति क्या हुई? पैदा हुई। कहां पर? तंडुल के अंदर। उत्पन्न हुई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अग्नि न जला होता में, प्रज्वलन न होता, और इस अग्नि थाली में में प्रज्वलन व्यापार न होता तो तो विकृति पैदा विकृति होती, उत्पन्न नहीं होती। अग्नि ठंडा पड़ जाता, जी। कितना जलाया जाता, लेकिन वो कहता ना हम उतना तो ठंडे रहेंगे। समझ गए कि नहीं? जी। जलता ही ये नहीं। तो कभी नहीं हो सकता। ना ना ना, गुस्सा हो जाता, कहता ना हम नहीं जलेंगे। समझ गए कि नहीं? जी। जी। फिर आती है इस थाली, इस थाली बोलती कि देखो भाई बटलुई, कहती हम अपने में चावल को नहीं रखेंगे, बाहर फेंक देती। स्वस्मिन समावेश रूपी व्यापार अगर स्थाली न करती, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। अच्छा, अब ये अखिलेश ये मना कर देता, जाकर के चिल्लाने लगता, ना भाई हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भैया। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। ये क्या कर देता यदि इसके अंदर कौन सा व्यापार है? अरे यार, अनुमति प्रदान रूपी व्यापार है कि नहीं है? जी। यदि ये क्या करता, अनुमति ना देता, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है भैया। अच्छा, ये तंडुलम ये कहता कि भाई हम अपने अंदर विकृति लाएंगे ही नहीं। हाँ, विकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि विकृति का मतलब होता है मतलब
मृदु होना और बड़ा होना। परिषद। ये मृदु विषदत्त उसके अंदर व्यापार है, तो ये मृदु विषदत्त रूपी कार्य ना करता वो, तो मना कर देता, तुम जितना भी कर लो हम कठोर होते चले जाएंगे। तो मृदु विषदत्त रूप जो है विकृति उसके अंदर अगर ना आती तो भाई साहब जो है देवदत्त कितना भी व्यापार करता, क्या ये विकृति उत्पन्न हो सकती थी? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पच धातु का अर्थ जो विकृति है उसका जनक जो व्यापार है, अनुकूल मतलब जनक जो व्यापार है, वो व्यापार केवल देवदत्त में नहीं रह रहा है, अग्नि में भी है, स्थाली में भी है, अखिलेश में भी है, तंडुल में भी है, यानी कि चारों चार कारक में पड़ा हुआ है जी। इसका मतलब अगर हम ये कर्ता का लक्षण करेंगे कि भैया धातु का अर्थ जो विकृति उसका जनक जो व्यापार उसका आश्रय करता होता है, तो देवदत्त अग्नि स्थाली सबके सब कर्ता होने लगेंगे। जी। समझ गए कि नहीं? हाँ। क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? पता नहीं। अब नियम तो हमको भी नहीं पता है, तुम नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो भाई। सर्वस्यापि कारकस्य धात्वर्थानुकूल यत्किंचित् क्रियाश्रयत्वम्। यही नियम है। समझ गया कि नहीं? जी। एक मिनट भाई, वो इसी तरीके का ही है, मतलब यही है लेकिन शब्द थोड़े बदले हुए हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। इसमें दर्पण में लिखा है भैया। दर्पण में तो होगा ही। सर्वेषां च कारकाणां स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वम्। अच्छा, ये वाला आप बताए थे तो एक बार। सर्वेषां कारकाणां स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा। सर्वेषां कारकाणां स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वम्। स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वम्। ठीक है, जी। तो ये बात समझ में आ गई। सभी कारक जो हैं अपनी अपनी अवान्तर क्रिया के द्वारा हेलो। ही उत्पन्न नहीं होगी तो विकलित अनुकूल व्यापार कहां से उत्पन्न होगा? बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया एक बारी फिर से बता दीजिए ना। देखिए सभी कारक जैसे अग्नि स्थाली अखिलेश तंडुल ये जितने भी कारक हैं इनकी अपनी अपनी जो अवान्तर क्रियाएं हैं, प्रज्वलन स्वस्मिन समावेश अनुमति अनुमति प्रदान विकलिति इत्यादि, तो सर्वेषां कारकाणाम स्व स्व अवान्तर क्रिया द्वारा इनकी जो अपनी अपनी अवान्तर क्रियाएं हैं ये प्रज्वलन इत्यादि
इन क्रियाओं के द्वारा ये सभी कारक क्या करते हैं, प्रधान क्रिया विकृति जनक व्यापार, ये प्रधान क्रिया है, ये विकृति अनुकूल व्यापार के निष्पादक होते हैं। अगर ये सब अपना काम ना करें तो विकृति अनुकूल व्यापार उत्पन्न नहीं होगा। जी यानी कि जो विकृति, क्योंकि जब ये काम ही नहीं करेंगे तो देवदत्त तो कुछ भी कर ले, देवदत्त जी कुछ भी कर ले, विकृति नहीं उत्पन्न होगी तो विकृति जनक व्यापार उत्पन्न होगा क्या? फिर नहीं होगा। इसलिए विकृति अनुकूल व्यापार के लिए ये सब चीजें चाहिए, माने विकृति उत्पन्न हो जाए इसके लिए ये सब चीजें भी चाहिए। तो अब धात्वर्थ, अब देखो भैया लक्षण अगर हम ऐसा बनाएंगे तो धातु हो गई पच, धात्वर्थ फल क्या हो गया? विकृति विकृति, और तदनुकूल विकृति अनुकूल व्यापार, विकृति अनुकूल व्यापार जो है किसमें रह रहा है? सभी कारकों में रहेगा, सभी कारकों में रह रहा है, इसलिए सभी कारकों में ये लक्षण चला जाएगा। तो सभी सब जगह कारक क्या हो जाएंगे भाई साहब? कर्ता हो जाएंगे। वही लिखा है तो होते भी तो है भैया ना सब कारक। अनुकूल व्यापार आश्रयत्वम कर्तृत्वम करेंगे जी, तो क्या हो जाएगा? सभी कारक में कारकत्वापत्ति आ कारक मात्र अतिव्याप्तत्वात्, कारक मात्र में अतिव्याप्ति हो जाएगी, सभी कारकों में कर्ता का लक्षण चला जाएगा, सभी कर्ता होने लगेंगे। लेकिन भैया बात ये समझ कह में रहे आई थे कि नहीं? कि हम कारक तो सभी कारकों को कर्ता तो मानते हैं ना जब विवक्षा कर देते हैं। नहीं, सभी को कहाँ मानते हैं, बपादान और संप्रदान को तो नहीं मानते हैं, विवक्षा करते हैं तब मानते हैं, यहाँ तो बिना विवक्षा के हुए जा रहे हैं सब। जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी इसलिए ये वाला लक्षण यद्यपि घट में चला जा रहा है, घटो भवति तो बन जाता है, लेकिन फिर सब जगह क्या होने लगता, अग्निना भवति, फिर अग्निना पचत नहीं, अग्नि पचत, स्थाली पचत, अखिलेशा पचत, तंडुला पचत। जी भैया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आ गई। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं।